तो 10 अप्रैल को पहचान लिए गए थे, ऐसी बात शिवानंद झा जी कहते हैं। तो उसके बाद इतना क्यों बढ़ता गया कि वो जो एरिया थे जहाँ पर वो लोग रहते हैं वो रेड जोन में आ गए सब। ये क्या सब कैसे हुआ? एक तो समाज का सहकार नहीं, दूसरा पुलिस की भी, क्योंकि हम देखते थे कि और रमजान के प्रारंभ होने के पहले एक दिन पहले भी ये देश गुजरात वेबसाइट है उस पर आए थे तस्वीरें वो। और दूसरे अखबारों ने भी वो बताया कि अ, जो मतलब लोग निकल पड़े हैं। तो जो एक आप प्रहलाद नगर एरिया ले लीजिए, नेहरू नगर एरिया ले लीजिए, मेमनगर एरिया ले लीजिए, तो वहां पर आप निकलते हैं, दो लोग भी निकलते हैं, वो नहीं निकलना चाहिए लेकिन निकलते हैं तो उनको पूरी सख्ती से उनका वो डंडे मारते हैं, भगाते हैं, वापस भेजते हैं। वो सब इतनी सख्ती से होता है। तो आप हॉटस्पॉट जो एरिया है उसमें ऐसी तस्वीरें कैसे बाहर आ सकती है? वहां क्यों इतनी चुस्ती नहीं बरती गई? वो तो एक हॉटस्पॉट एरिया है, वहां तो आपको और चुस्ती रखनी चाहिए थी और उनके लाभ में थी। तो वो क्यों नहीं किया गया? दूसरा ये है कि मीडिया का भी इस बार मीडिया का बहुत अच्छा रोल रहा है कोरोना के संदर्भ में, लेकिन ये पर्टिकुलर जो बात है उसमें मीडिया अपने आप को सेक्युलर, कुछ एक वर्ग है वो सेक्युलर दिखने के लिए या फिर कुछ कारण है कि भाई इसके खिलाफ बोलेंगे तो हमारे यहाँ कुछ धमाल हो जाएगी, तूफान मच जाएगा, ये डर है, होगा शायद। कुछ भी हो, लेकिन मीडिया ने भी दबी आवाज में कुछ लोगों ने बात की, बहुत सारे लोगों ने नहीं की, हेडलाइन बनाई नहीं बनाई, ये सब हुआ। तो ये आप कहाँ तक आप आसाराम की बात है, स्वामीनारायण और मोरारी बापू की जो बात है उसका झगड़ा है, तो वो आप पूरा उसको डर के बिना लिखते हैं। वहां पर भी हो सकता है, पहले हुआ भी, मतलब अलग अलग संप्रदायों के बीच होता ही है। तो वहां पर आपको डर नहीं लगता और यहाँ आपको डर लगता है, या फिर आप अपने आप को सेक्युलर दिखाने के लिए ये बात आप नहीं उछालते हो, हाइप करते हो। तो इसका खामियाजा, इसका नुकसान है वो किसको भुगतना पड़ता है? आखिर वो समाज को ही भुगतना पड़ता है। मेरे कई सारे मुस्लिम मित्र वो कहते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है, ये सहकार नहीं दे रहे, लेकिन देना चाहिए। तो ये क्या बात हो गई कि मीडिया भी इतना मुख्य रूप से वो सामने नहीं आया इस बारे में। और मैंने एक डिबेट में देखा था, इमरान भाई खेड़ा वाला कह रहे थे कि आप धर्म को बदनाम मत कीजिए। अरे भाई, ये धर्म की बात नहीं थी, ये बात थी एक तबलीगी जमात की, एक वर्ग की बात थी। अगर स्वामीनारायण संप्रदाय या फिर वैष्णव संप्रदाय वो पूरा हिंदू समाज नहीं है, वैसे तबलीगी जमात पूरा मुसलमान समाज नहीं है। अगर आप कहते हो कि ये तबलीगी जमात है वो पूरा मुसलमान समाज है, तो फिर आपको कहना होगा कि पूरा मुसलमान समाज गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो तबलीगी जमात, उसको आपने क्यों नहीं कहा? अब वो अच्छा है कि वो प्लाज्मा थेरेपी वो सब कह रहे हैं, तो अच्छी बात है कि एक शुरुआत अच्छी करने जा रहे हैं। लेकिन ये जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो कट्टरतावाद है, और इसमें कई सारे विदेशी भी आ गए, तो पता ही नहीं चला कि टूरिस्ट वीजा पर कई कई सारे विदेशी भी आ गए हमारे यहाँ। तो तंत्र भी ऐसा है हमारे यहाँ, प्रशासन भी ऐसा है कि कोई भी मतलब टूरिस्ट वीजा पर आके फिर अपने पंथ का प्रचार करे। तो ये भारत में हो सकता है? भारत हिंदू बहुल देश है, और जब संविधान बना तो हिंदुओं ने एक पंथ के आधार पर ही बना कि भाई मुसलमान है वो उसके लिए पाकिस्तान। तो हिंदुओं ने कहा कि नहीं, हम भारत को सेक्युलर देश बनाएंगे, और मतलब सेक्युलर जो अभी जो व्याख्या है वो नहीं, सेक्युलर मतलब सर्वधर्म संभव, और हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे। तो हिंदू राष्ट्र तो वैसे भी है, क्योंकि हिंदू है वो हमेशा सर्वधर्म संभव में मानता है। तो इसके कारण ही तो यहाँ पर केरल में सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक केरल की मस्जिद है, दुनिया की सबसे पुरानी मस्जिद में से एक केरल की मस्जिद है। पारसी आए थे तो उनको भी आश्रय मिला, संरक्षण मिला, यहूदियों को मिला। यहाँ पर कितने पंथों को आश्रय मिला, कितने कितने पंथों को पनाह मिली।
तो ये देश में अब ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जिसके कारण कट्टरता बढ़ रही है, और अपने स्वार्थ के लिए भी कोरोना में तो अपना ही स्वार्थ देखना चाहिए कि अपने हित के लिए भी कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि अल्लाह हमको बचा लेंगे, कोरोना हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। तो ये हमें सोचना होगा। बदरुद्दीन भाई ने जो उनकी निधन हुई है, उनका मृत्यु हुआ, ये हमको एक मैंने इसलिए शुरुआत में एक कठोर शब्द प्रयोग किया कि ये मृत्यु हुआ या फिर हत्या हुई। तो मैंने हत्या इसलिए कहा कि समाज की ओर से, तंत्र की ओर से, प्रशासन की ओर से, और जो विरोधी दल है कांग्रेस, रमजान के पहले दिन भी परेश भाई धानाणी विपक्ष के नेता है, वो कह रहे कि रमजान के लिए आप छूट दीजिए, समय बदल दीजिए। तो ये क्या बात हो गई? तो नवरात्रि भी गई थी, चैत्री नवरात्रि, उसमें बहुत लोग आस्थावान होते हैं, माता जी के मंदिर जाते हैं। फिर हनुमान जयंती तो पूरे सौराष्ट्र और गुजरात में धामधूम से मनाई जाती है। उसमें कई लोगों को खाना खिलाया जाता है, बहुत सारे मतलब पूरी रात वो भजन वगैरह, हनुमान चालीसा करते हैं, बड़े पैमाने पर करते हैं। तो आपको उस समय कुछ याद नहीं है, और रमजान में आपको याद आ गया। और सरकार ने भी रमजान के एक दिन पहले ही आधी रात को, मतलब देर रात को, उसमें लॉकडाउन के नियमों में छूटछाट राहतें, उसका डिक्लेरेशन किया, अनाउंसमेंट किया। तो इससे ये संयोग हो सकता है, लेकिन इससे जो मैसेज गया वो गलत गया। तो ये जो मतलब चल रहा है कि आप, कोई सीधा तुष्टीकरण करता है, कोई प्रच्छन्न तुष्टीकरण करता है, ये बंद करना होगा। ये जो हमको कट्टरता, अगर, क्योंकि इसमें आप देखिए कि जो इस्लामी, आप दुकान पर इस्लामी लिखा जाता है, हलाल सर्टिफिकेट होता है, वो सब होता है, तो उसको कोई विरोध नहीं करता है। लेकिन किसी ने हिंदू लिख दिया तो आपने एफआईआर कर दी। तो इसके कारण ये कट्टरता और बढ़ने वाली है, घटने वाली नहीं है। आपको ये करना चाहिए था कि पहले इस्लामी ही नहीं मंजूरी देनी थी। तो ये नहीं करते तो कोई हिंदू लिखता ही नहीं। चीन जैसे आप सेक्युलरिज्म लाइए कि जो भी पंथ है वो अपने आप रखे, अपने घर में रखे, बाहर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपने एक वर्ग को छूट दी दी तो दूसरा वर्ग तो खड़ा होगा ही होगा। तो ये जो बात है, तो बदरुद्दीन भाई शेख का जो दुखद निधन हुआ, ये हमारे सबके लिए संदेश है कि ये जो कट्टरतावाद है, इनको हम रोके, या फिर ये और बढ़ता जाएगा, और उसके कारण जो उसके परिणाम होंगे वो विनाशकारी ही होंगे। तो मेरा सबसे राजनेताओं से, पत्रकारों से, के लोगों से, सबके लोगों से ये एक अनुरोध, दो हाथ, करबद्ध हाथों से है, करबद्ध तरीके से मैं कहता हूँ कि कृपा करके जो कट्टरता बढ़ रही है उसको आप रोकिए, और एक सब मिलजुल के रहे, नागरिक के तौर पर रहे, अपनी हक की बात करें कि उनके साथ अपना कर्तव्य भी अच्छी तरह से निभाए। तो अपने आप ही रामायण का ये तो संदेश है कि अपना कर्तव्य, मैं अगर अपना काम करता हूँ, मैं अपने कमाने का काम करता हूँ, तो मेरी पत्नी का ऑटोमेटिक उसमें हक आ जाता है। मेरी पत्नी अगर रसोई वगैरह करती है तो उसमें उसके कर्तव्य में मेरा हक ऑटोमेटिक आ जाता है, मुझे खाना मिलता है। तो ये कर्तव्य और हक दोनों आपस में साथ साथ चलते हैं। तो ये लोग सब ये बातें सब समझे तो भारत देश है, उसको अभी तो ऐसी स्थिति है कि उसको ग्लोबल लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी बात आपने सुनी, इसके लिए धन्यवाद।